गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आपके सामने सिलेबस है, वही आपके पास 5 यूनिट्स रहेंगी। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप ग्रुप एवं सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रुप एवं सब ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है अबाउट सेट थ्योरी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या होता है। तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। सुनिश्चित सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सुनिश्चित सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट को जो दर्शाने का जो तरीका होता है, प्रदर्शित करने का जो साइन होता है, वो क्या होते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या फिर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, जो अवयव आते हैं, उनको आप किससे डिनोट करते हो? या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से, या फिर किसी न्यूमेरिक नंबर से, या फिर किसी नाउन की हेल्प से आप उन्हें लिख सकते हो। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, इसके 2 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 2। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? राम है। सेकंड एलिमेंट कौन है? श्याम है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? नाउन जैसे हैं। कैसे हैं? संज्ञा जैसे हैं। ठीक है, जैसे दूसरा सेट में लिया कैपिटल बी इक्वल्स टू, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। कैसे हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। ऐसे ही मान लो मैंने एक सेट लिखा है कैपिटल एक्स, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं? 1 2 3 4 5, मतलब न्यूमेरिक संख्या के रूप में उसके एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं तीनों अलग अलग ही हों, एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे वाई एक सेट बनाया मैंने, जिसका पहला एलिमेंट क्या है? राम है। एक अन्य एलिमेंट क्या है? ए है। और क्या है? बी है। एक क्या है? 4 है। और एक अन्य एलिमेंट क्या है? 5 है। तो मतलब कैसे भी एलिमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सेट में एलिमेंट्स लिखने का जो तरीका होता है, वो कहीं पर भी आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसे राम पहले नंबर पे लिखा, आप लास्ट नंबर पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट एवं इनफाइनाइट सेट, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परिमित एवं अपरिमित समुच्चय को आप उसके कार्डिनल नंबर से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की संख्या को डिनोट करता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे ए सेट है, बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो आपका आंसर होगा 2। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 2। मैं कहूँ बी का कार्डिनल नंबर बताइए, तो इसका आंसर क्या है? 3। एक्स का कार्डिनल नंबर बताइए, तो इसका आंसर क्या है? 5। 5 एलिमेंट है इसमें। वाई का कार्डिनल नंबर बताइए, तो कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो वाई की कार्डिनल नंबर कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कोई भी सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, इसका पता चलता है उसके कार्डिनल नंबर की। और कार्डिनल नंबर अगर आपका फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट होगा, और कार्डिनल नंबर अगर आपका इनफाइनाइट जैसा आ रहा है तो फिर आपका कैसा होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। कैसा होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरी में मैंने ये लिखा है, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसे एन ए से दर्शाओगे, या फिर एक ए साइन लिख के ऐसे इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हो। हर बुक में अलग अलग दर्शाने का तरीका है, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप दर्शाओ। ज़्यादातर इस साइन को यूज़ करते हैं, कार्डिनल नंबर हो। फिर यदि समुच्चय ए के लिए कार्डिनल नंबर का मान परिमित है तो ये परिमित समुच्चय कहलाता है, और यदि समुच्चय ए के लिए कार्डिनल नंबर का मान अपरिमित है तो ये क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपके सामने, ए सेट है जिसके ये कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है, क्योंकि इस संख्या में कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेट लिया है क्या? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कौन सा सेट लिया है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे दर्शाने का तरीका ये होता है एन। ये स्टाइलिश एन, सिंपल एन और ये स्टाइलिश एन, दोनों में अंतर है। तो ये जो स्टाइलिश एन है, यही आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका होता है। जब आप टेक्स्ट बुक देखते हैं तो उसमें
जितने भी नंबर्स के सेट हैं वो डार्क कलर में होते हैं, थोड़ा डार्क मतलब अच्छे से उनको डार्क कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको डार्क किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ तो अपन डार्क कर नहीं सकते, तो जो लिखने का तरीका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को वो ये है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पहला एलिमेंट क्या होता है 1, दूसरा क्या होता है 2, तीसरा क्या होता है 3, और ये कहाँ तक जाएगा 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये जो 3 डॉट का मतलब है, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके जो कार्डिनल नंबर है, इसमें कार्डिनल नंबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं अलीफ नोट। कितने होते हैं अलीफ नोट। तो ये अलीफ नोट का नोटेशन है स्टूडेंट्स, ऐसे इस तरह का, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि अलीफ नोट क्या है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट एग्जांपल था आपके पास ए, तो वो तो कैसा है फाइनाइट सेट है, और जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। किसके बेस पे कहा, कार्डिनल नंबर की काउंटिंग के बेस पे कहा। फर्स्ट सेट में कार्डिनल नंबर मात्र 5 है, इसलिए फाइनाइट सेट है। सेकंड सेट में कार्डिनल नंबर कैसे हैं अलीफ नोट है, जो एक इनफाइनाइट नंबर होता है, तो इसलिए ये कैसा है इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अलीफ नोट के बारे में अभी बताया जाएगा, रुकिए थोड़ी देर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आता है कुछ यूजफुल नोटेशंस। जब आप अलजेब्रा की स्टडी करोगे तो जितने भी थ्योरम्स वगैरह हैं उसमें ये नोटेशंस रिपीटेडली आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो इनको आप यहीं समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कुछ तो आपने पढ़ रखे हैं, और आप देखिए जैसे फर्स्ट नोटेशन ये है आपका, ये वाला, तो इसको बिलोंग्स के सेंस में यूज किया जाता है, संबंधित है के रूप में से यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले नोटेशन लिखा है, फिर उसका मीनिंग लिखा है, और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखा है समझने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी अवयव का समुच्चय का सदस्य होने के लिए यूज करेंगे इसको। जैसे मान लो ए कोई सेट है उसमें ए बैठा है, ए कोई सेट है उसमें स्मॉल ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसे लिखने का तरीका ये है कि ए एलिमेंट ऑफ ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव, ठीक है। दूसरा अगर इस तरह का साइन यूज करते हैं आप, तो ये उसका नेगेशन है, मतलब कि वहाँ संबंधित था यहाँ संबंधित नहीं है, यहाँ संबंधित नहीं है, तो ये इसका मतलब कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है। फिर कभी कभी ये साइन भी देखेंगे आप उल्टा भी, ठीक है। तो ये यूज करते हैं एंड के लिए, तथा के लिए। किसके लिए, तथा के लिए। जैसे दो एलिमेंट हैं ए और ए है और बी है, इनके बीच ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है ए तथा बी। क्या पढ़ोगे इसे ए तथा बी। फिर कभी कभी ये भी यूज करते हैं, तो इसको और के लिए यूज करते हैं, अथवा के लिए यूज करते हैं। जैसे ए एलिमेंट है बी एलिमेंट है, इनके बीच में ये लगा दिया, तो इसका मतलब ए और बी। क्या पढ़ोगे इसको ए अथवा बी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये साइन बहुत यूज होता है, जैसे वी वी लिख के और उसमें इस तरह से लाइन खींचना, ठीक है। तो ये प्रत्येक के लिए यूज होता है। किस सेंस में यूज होता है, प्रत्येक के लिए। जैसे एग्जाम्पल ये लिखा है आपके, ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ोगे प्रत्येक बी के लिए, फॉर ईच बी, फॉर ईच बी, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइन भी बहुत यूज आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला, इसको बोलते हैं वन वे इम्प्लीकेशन, मतलब एक तरफा अंतर्भूत करना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए इम्प्लाइज बी, अच्छा इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं इम्प्लाइज। जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यदि ए तो बी, यदि ए है तो बी, यदि ए है तो बी, ठीक है। और कभी ये फिर कभी कभी टू वे कम इम्प्लीकेशन के लिए भी यूज होता है। मतलब अभी ऐसा देख रहे थे इधर ये, तो इसका मतलब यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। तो इस जैसे ये मैथमेटिकल ये टर्म लिखी हुई है, तो इसको कैसे पढ़ोगे ए यदि और केवल यदि बी, मतलब ए है तो बी है, बी है तो ए है, दोनों तरफ से आपको इम्प्लीकेशन मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये साइन भी बहुत यूज हो रहा है, ये प्रेजेंस के लिए यूज किया जाता है, विद्यमान है, क्या है प्रेजेंस है, एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। क्या पढ़ते हो इसको, देयर एग्जिस्ट के सेंस में से पढ़ा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैथमेटिकल नोटेशन जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ऐसा, देयर एग्जिस्ट पी, एक ऐसा पी विद्यमान है, एक ऐसा पी विद्यमान है।
अब मान लो जैसे यही होता आपके सामने, ये लिखा होता, तो आप इसे कैसे पढ़ते? देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक ऐसा एक्स विद्यमान है, एक ऐसा एक्स विद्यमान है। तो ये साइन भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। कई बार आपको ये साइन भी यूज मिलेगा, सच दैट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सच दैट, इस भांति, ठीक है। अब जैसे मैथमेटिकल कैसे आएगा, जैसे एक करली ब्रैकेट लिख के ये लिखा हुआ है एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इसको पढ़ने का तरीका, उन सभी सदस्यों एक्स का समूह इस भांति, उन सभी सदस्यों एक्स का समूह इस भांति कि एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ नोटेशंस थे, तो ये बार बार आपके पास थ्योरम्स में आएंगे, तो इनको अभी आपने इनका आइडिया देख लिया तो अच्छा रहेगा। और आगे फिर स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट इनफाइनाइट सेट्स, कुछ महत्वपूर्ण इन अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो उनमें आते हैं नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम है ना वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे सबसे पहले स्टार्ट करें, सबसे स्टार्टिंग नंबर सिस्टम कौन सा होता है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर सिस्टम होता है। कौन सा होता है? नेचुरल नंबर सिस्टम होता है। पहली बात, इसे दर्शाने का तरीका ये होता है, ध्यान रखना, एन बनाइए और एन के साथ में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। कुछ बुक्स में जाओगे तो कुछ ऐसा भी दिखाई देता है, बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा तो वो जो नॉर्मल एन होता है उससे डिफरेंट होता है, उससे डिफरेंट होता है। और वो किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसे इस तरह से दर्शाया जाता है। और एन का जो कलेक्ट सेट है वो कैसा होता है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होता है। और इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? अलिफ नोट। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अलिफ नोट होता क्या है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये सेट है आपके पास ए इक्वल्स टू 1 2 2। आप बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? आप कहोगे कि सर इसमें तो मात्र 2 एलिमेंट हैं। फिर मैंने कहा ए इक्वल्स टू 1 2 और ऐसे चलता जाएगा, और मान लो 100। तो मैं कह रहा हूँ बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो आप कहोगे सर इसमें तो टोटल 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप जाओगे तो स्टार्टिंग तो पता है आपको कहाँ से? 1 से, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 10 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा। तो इस तरह से जाता जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कहाँ तक जाएगा, तो आपका रफली आंसर होगा कि सर इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो आपको ये पता है ना कौन जाएगा? नेचुरल नंबर जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन ने क्या किया है कि नेचुरल नंबर में वो लार्जेस्ट नंबर जिसे गिना जा सके, वो लार्जेस्ट नंबर जिसे गिना जा सके उसे क्या कहा गया है? अलिफ नोट कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? अलिफ नोट कहा गया है। इसके बाद भी होंगे, लेकिन ये जितने अनगिनत नंबर हैं उनमें सबसे छोटा कौन है? अलिफ नोट है। आप समझना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, चलता जाएगा। मैं कहूँ कहाँ तक जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि सर इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को सुधारिए, इन्फिनिटी तक जाने में जो सबसे लास्ट गिनने लायक नंबर है जिसे गिना जा सके वो कौन है? अलिफ नोट है। वो कौन है? अलिफ नोट है। उसके बाद भी नंबर होंगे, लेकिन गिनने वालों में सबसे छोटा कौन सा है? अनंत के रूप में अलिफ नोट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके कार्डिनल नंबर कितनी होती है? अलिफ नोट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। तो होल नंबर को आप डब्लू से, डब्लू बनाओ, डब्लू के साथ ये स्टाइलिश ऐसा, ठीक है। तो ये आपका होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 तो होंगे ही होंगे, साथ में 0 और आएगा, तो या तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो। इसकी कार्डिनल नंबर भी कितनी होती है? अलिफ नोट होती है, ठीक है। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे दर्शाते हो? जेड से। तो ये जेड बनाना, जेड के साथ में साइन लगाना, तो ये आपका क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है कि जितने होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, उन सब को आप प्लस माइनस साइन के साथ काउंट कर लो तो वो किस में बदल जाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स में बदल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका रैशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रैशनल नंबर्स को आप कैसे दर्शाते हो? क्यू से। क्यू बनाइए,
ठीक है, क्यू के साथ में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जिन्हें आप किस रूप में लिख सकें, पी बाई क्यू रूप में लिख सकें, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें पी क्या होता है, ध्यान दीजिए, पी आपका एक इंटीजर होता है, क्यू भी आपका एक इंटीजर होता है। बस ये ध्यान रखना है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। कोई आपसे पूछे सेट ऑफ रेशनल नंबर के कार्डिनल नंबर क्या है, तो वही आपका आंसर अलिफ नोट। तो ध्यान दीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ रेशनल्स, इन सभी के कार्डिनल नंबर क्या हैं, अलिफ नोट है। और अलिफ नोट क्या है, इनकी इनफाइनाइट टाइप का नंबर है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। अब आपका आता है स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर। क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। तो वही छोटी क्लास डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिसे आप पी बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या कहलाता है, आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे इर्रेशनल नंबर के कुछ फेमस एग्जांपल्स, रूट टाइप के नंबर, रूट टू आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। मैं कहूँ कि रूट 16 कैसा है, रेशनल है इरेशनल, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर देंगे इरेशनल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी देखना है। तो यहाँ रूट 16 है, और रूट 16 का मान कितना होता है, +4 होता है। क्या होता है, +4 होता है। तो इसका मतलब रूट 16 तो कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल नंबर। तो ऐसा मत कह देना कि जिसके आगे रूट लग गया वो आपका इरेशनल ही होगा। रूट के अंदर भी देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है पाई। पाई एक फेमस इरेशनल नंबर है। ई आता है एक आपके पास, ई, ये भी आपका क्या है, एक फेमस इरेशनल नंबर। ई का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 2.7, ऐसे चलता रहेगा। पाई का मान कितना होता है, 3.141, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके इरेशनल नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इरेशनल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है। तो इरेशनल नंबर की जो कार्डिनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है कंटिम नंबर। क्या होता है, कंटिम नंबर, सी। क्या होता है, सी। अब जो आपके पास अभी जो एक तो नंबर है अलिफ नोट, एक आया कंटिम नंबर सी। तो ये जो अलिफ नोट है ये भी इनफाइनाइट टाइप का नंबर है, और ये जो सी है कंटम नंबर है, ये भी आपका क्या है, एक इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन इन दोनों में आप छोटा बड़ा देखोगे तो अलिफ नोट छोटा है और कंटेम नंबर सी बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपसे कोई पूछे कि इरेशनल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, सी होती है। क्या होती है, सी होती है। और ये जो सी है ये कैसा नंबर है, इनफाइनाइट टाइप का नंबर है, इसलिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आपका कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। और ध्यान रखना जो अलिफ नोट है वो कंटिम नंबर से छोटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके लिए नई चीज़ है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। यही फंडामेंटल डेफिनेशन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करने की, कि अगर कार्डिनल नंबर फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट सेट, और अगर कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट। अलिफ नोट खुद इनफाइनाइट नंबर होता है, इसलिए जिन जिन सेट्स की कार्डिनल नंबर अलिफ नोट है वो सारे इनफाइनाइट सेट होंगे। सी भी एक आपका इनफाइनाइट नंबर है, तो जितने सेट्स की कार्डिनल नंबर सी होगी वो भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अलिफ नोट और सी में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अलिफ नोट इज लेस देन कंटिम नंबर सी। अलिफ नोट हमेशा छोटा होता है सी से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रियल नंबर। तो ये तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, रियल लाइन पर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच आने वाले तमाम नंबर्स को आप क्या बोलते हो, रियल नंबर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, रियल नंबर्स। फिर आपका, अच्छा कोई आपसे पूछे रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो वो भी स्टूडेंट सी होती है। क्या होती है, सी होती है, कंटिम नंबर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे सी से, मतलब सी लिखो, सी के साथ कुछ इस तरह से वो स्टाइलिश बनाता है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को तो सी से दर्शाते हैं, और किसी कॉम्प्लेक्स संख्या को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाना हो तो स्मॉल जेड से दर्शाते हैं, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होता है, रियल नंबर, पी क्या होता है, रियल नंबर, और आयोटा क्या होता है, √-1। ये सब आप जानते हो,
ठीक है। फिर इसे सेट फॉर्म में भी आप कभी कभी लिख सकते हो क्या, कि जैसे सबसे पहले कौन आता है, नेचुरल नंबर, फिर क्या आता है, होल नंबर, फिर क्या आता है, इंटीजर्स, फिर क्या आता है, रेशनल्स, ठीक है, फिर क्या आता है, रियल नंबर, और फिर आपका क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। सभी एक दूसरे के सबसेट टाइप के रिलेशन में लिखा, मतलब यहाँ से आप ये लिख सकते हो, n इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रैशनल्स, रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल, एंड रियल इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये इस डायग्राम से आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका सबसेट, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास कोई दो सेट है, आपके पास कोई दो सेट है, ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। यदि ए सबसेट बी, तब ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, या ए के कुछ मतलब ए के ए या तो पूरा का पूरा किस में बैठा हो, आपका बी में बैठा हो, या फिर उससे कम एलिमेंट्स बी में बैठे हों, तो वो आपका सेट कैसा होता है, सबसेट जैसा होता है। जैसे उदाहरण ऐसे समझ सकते हो आप, ए इक्वस टू 1 2 है, बी इक्वस टू 1 2 3 4 है। अब ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, जो कैसे हैं, बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ए सबसेट बी है। लेकिन मैं कहूँ कि बी सबसेट ए होगा क्या, तो आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बी में एलिमेंट 3 और 4 भी आ रहा है, लेकिन 3 और 4 तो ए में है नहीं, तो इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इजी सा है, पढ़ रखा है आपने। फिर आता है एक नल सेट। नल सेट का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो जैसे मान लो मैंने एक ए सेट लिखा जिसमें एक्स टाइप के नंबर आ रहे हैं, और एक्स टाइप के नंबर किसको फॉलो कर रहे हैं, कि एक्स स्क्वायर इक्वस टू -1 है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू -1 है। तो ये बन सकता है क्या कोई सेट? बिल्कुल ये बनेगा। तो क्या सा बनेगा, नल सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो -1 आ जाए। है क्या कोई ऐसा नंबर? रियल नंबर तक की बात हो रही है, कहाँ तक की, रियल नंबर की। मतलब नेचुरल नंबर उठा लो, इंटीजर्स उठा लो, होल नंबर पिक कीजिए, रैशनल्स पिक कीजिए, इरेशनल्स पिक कीजिए, और रियल नंबर पिक कीजिए। किसी भी ऐसे नंबर को आप पिक कीजिए, उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस सेट में ऐसा कोई एक्स होगा ही नहीं, और ऐसा कोई एक्स नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, एम्प्टी सेट है। कैसा है, एम्प्टी सेट। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बी इक्वस टू, बी में एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, ऐसा मानव है जिसके 5 कान है, ऐसा मानव है जिसके 5 कान है। तो पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कान कितने होते हैं मानव के? 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका इक्वल सेट्स, ठीक है ना। दो सेट्स को आप इक्वल कब कहते हो, जब ए पूरा का पूरा बी में बैठा रहे और बी कंप्लीटली किस में प्रेजेंट रहे, ए में प्रेजेंट रहे, तो वो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। अब जैसे ए इक्वस टू 1 3 है, ए में 2 एलिमेंट है 1 और 3, और बी उसने डिफाइंड किया है कि बी में ऐसे एक्स आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, x-1 इंटू x-3 इक्वस टू 0। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वस टू 1 और x इक्वस टू 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए भी टोटली बी में है और बी भी टोटली ए में है, तो इसका मतलब ए इक्वस टू बी है, मतलब दोनों सेट इक्वल है। जैसे मान लो ये एक सेकंड एग्जांपल ये लिखा है मैंने कि a इक्वस टू 1 3, बी इक्वस टू एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, लेकिन किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इक्वस टू 0 है। इसका मतलब इसे आप सोल्व करोगे तो x इक्वस टू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो बताइए क्या यहाँ से a और b इक्वल हैं? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि a में तो 1 और 3 है जबकि b में 1 2 3 भी हैं। क्या यहाँ से ए सबसेट बी कह सकते हो? बिल्कुल आसानी से कह सकते हो कि ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, लेकिन आप किसी भी सूरत में बी इज नॉट बी सबसेट ऑफ ए नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस स्थिति में ए और बी इक्वल नहीं है, हालांकि ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। फिर आता है एक इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को ज़्यादातर स्टूडेंट एक जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जब इक्वल सेट देखते हैं अपन, समान समुच्चय देखते हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए और
एलिमेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए। ये तो होता है इक्वल सेट्स में, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, तुल्य समुच्चय होते हैं, उनमें क्या होता है कि एलिमेंट्स का समान होना जरूरी नहीं है, बस दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। बस दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पहली डेफिनेशन देख लीजिए, दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके कार्डिनल नंबर सेम हो, अर्थात दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। दोनों में सिर्फ अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, एलिमेंट्स का समान होना जरूरी नहीं है। किसमें? इक्विवेलेंट सेट में। उदाहरण के लिए जैसे ए सेट लिया जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 है। बी एक सेट ले लिया मैंने जिसके दो एलिमेंट्स, एक तो रेखा है और दूसरी सहारा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले सेट की कार्डिनल नंबर कितनी है, 2 है, दूसरे सेट की कार्डिनल नंबर कितनी है, तो दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है। कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट है, तुल्य समुच्चय है, लेकिन इक्वल नहीं है, समान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा न कि समान। ठीक है, तो ये आज आपका कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस वगैरह थी। इसी सीक्वेंस को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।